टिप्पणियाँ 4। कफन कहानी शीर्षक की सार्थकता अथवा कफन कहानी का उद्देश्य और अंत। प्रेमचंद जी ने 250 से अधिक कहानियाँ लिखी है। इन कहानियों के शीर्षकों का चयन अलग अलग दृष्टि और आधारों पर किया गया है, जैसे पात्र, कथा उद्देश्य इत्यादि। कफन उद्देश्य पर आधारित शीर्षक है। इस शीर्षक की सार्थकता से उद्देश्य की पूर्ति भी होती है। कफन शीर्षक का संबंध कहानी के अंत से है। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने भिन्न भिन्न दृष्टियों तथा आधारों पर अपनी कहानियों का शीर्षक दिया है। क उत्तम और सार्थक शीर्षक की विशेषताएं। उत्तम और सार्थक के लिए कुछ गुणों और विशेषताओं की आवश्यकता होती है। इस संबंध में अंग्रेजी चार्ल्स बेरट की प्रसिद्ध उक्ति अ गुड टाइटल इज एप्ट स्पेसिफाई एट्रैक्टिव न्यू एंड शॉर्ट, अर्थात अच्छा शीर्षक विषयानुरूप, निश्चयबोधक, आकर्षक, नवीन और संक्षिप्त होता है। इस दृष्टि से शीर्षक की सार्थकता मुख्यतः 5 विशेषताएं: 1 विषयानुरूपता, 2 निश्चयबोधता, 3 आकर्षक, 4 नवीनता और 5 संक्षिप्तता पर निर्भर है। अब इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर कफन शीर्षक की सार्थकता करेंगे। ख कफन शीर्षक की सार्थकता, सौदृश्यता और व्यंग्यात्मकता। कफन प्रेमचंद जी की यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी में धीसू और माधव के माध्यम से लेखक ने समाज के दलित, शोषित और पीड़ित वर्ग का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। यही कहानी का मुख्य उद्देश्य है। माधव की पत्नी बुधिया मेहनत मजदूरी करके पति और ससुर का पेट भरती है। जब वह प्रसव वेदना से मर जाती है, तब धीसू और माधव कफन के पैसे इधर उधर से इकट्ठे करते हैं और अंत में इन पैसों का उपयोग खाने पीने में करते हैं। उनको कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं मिला है, इसलिए कफन के पैसे से वे शराब पीते हैं और खूब खाते हैं। उन्हें अपूर्व तृप्ति का अनुभव होता है। इस संबंध में उन दोनों का निम्न संवाद द्रष्टव्य है। धीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुत्र न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। इससे देखा जा सकता है कि कफन शीर्षक में विषयानुरूप है। विषयानुरूपता के साथ साथ हमें कफन शीर्षक में निश्चय बोधता भी दिखाई देती है। प्रेमचंद जी ने उसका व्यंग्यात्मक निरूपण किया है। मृत व्यक्ति को नए कफन देने की एक निश्चित परंपरा है। इस परंपरा की विचित्रता एवं विडंबना धीसू के द्वारा इन शब्दों में व्यक्त की गई है। कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। इस दृष्टि से कफन शीर्षक निश्चय बोधक है। इसमें जड़ परंपरा पर व्यंग किया गया है। यह व्यंग की कहानी का प्राण तत्व है। ग कफन कहानी का अंत। कफन शीर्षक ऊपरी दृष्टि से देखने पर नया नहीं लगता, क्योंकि यह तो पुराना रिवाज है, परंपरा है, परंतु नवीनता कफन के लिए पैसे जुटाने में और इन पैसों के उपायों में है। कहानी के अंत में धीसू और माधव, विशेषकर धीसू जमींदार से जिस प्रकार पैसे पा लेता है, वह नवीनतापूर्ण तथा कुशलतापूर्ण प्रसंग है। फिर दोनों तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं और शराब के नशे में झूमते हैं, वह नवीन है। और धीसू कफन के बुरे रिवाज की निंदा करके अपने कृत्यों की उपयुक्तता सिद्ध करता है, वह तो और भी नावीन्य युक्त और व्यंग्यमय प्रसंग है। इस दृष्टि से कफन एक नया शीर्षक है। कफन शीर्षक एक ही शब्द का है। यह हिंदी में प्रचलित अरबी भाषा का शब्द है। कहानीकार ने इसी छोटे से शीर्षक गंभीर और गहन भाव व्यक्त कर दिया है। राजेंद्र यादव ने ठीक ही कहा है, कफन अपने गहन अर्थों में बुधिया के कफन की कहानी नहीं, मानवता और मृत नैतिक बोध के कफन की कहानी है। इस प्रकार कफन सर्वथा सार्थक शीर्षक है। इस शीर्षक में व्यंग भी है, इसलिए कहानी के अंत में उद्देश्य भी सिद्ध हो जाता है। टिप्पणियाँ 5। कफन कहानी के धीसू और माधव अथवा कफन कहानी में व्यंग्य विद्रूप। धीसू कफन कहानी का नायक है। कहानी के तीनों पात्र धीसू, माधव और बुधिया में धीसू का चरित्र सर्वाधिक महत्व रखता है। वह अपने परिवार का प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्ति है। वह माधव का पिता और बुधिया का ससुर है। पात्र प्रकार की दृष्टि से वह वर्गगत पात्र और विकासशील पात्र है। वही कहानी का केंद्र बिंदु है। संपूर्ण कहानी उसी के आसपास घूमती है। धीसू और माधव सर्वहारा वर्ग अर्थात समाज के शोषित वर्ग के प्रतिनिधि पात्र है। उनके चरित्र के द्वारा प्रेमचंद जी ने गांव के गरीब और पिछड़े हुए व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की है। प्रेमचंद जी ने इनका चरित्र चित्रण अत्यंत कुशलतापूर्वक किया है। उनके चरित्र में दुर्बलता और सबलता दोनों दिखाई देती है। दुर्बलता में मुख्यतः उसकी अकर्मण्यता और सबलता में पारिवारिक ममता, वाक्पटुता, व्यवहारिकता आदि का समावेश होता है। इन दोनों के चरित्र की विशेषता का चित्रण करते हुए लेखक ने हमारे समाज की व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया है। और चरित्र की विशेषताएं।
अकर्मण्यता धीसू के चरित्र की सबसे बड़ी दुर्बलता है। उसकी अकर्मण्यता का कारण पत्नी की मृत्यु और आर्थिक कठिनता है। कहानी के आरंभ में इस दुर्बलता का चित्रण लेखक ने इन शब्दों में किया है। 1. धीसू 1 दिन काम करता और 3 दिन आराम। 2. जब 2-4 फाके हो जाते तो धीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लेता। 3. धीसू ने इसी आकांक्ष वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी। इस अकर्मण्यता के कारण धीसू गांव में बदनाम हो गया था और इसका असर पुत्र माधव पर भी पड़ा था। लेखक ने लिखा है, और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पच्चीनों पर चल रहा था। इसी अकर्मण्यता के कारण बाप बेटे बुधिया के कफन के लिए मिले हुए पैसे शराब में उड़ा देते हैं। इस प्रकार धीसू और माधव की अकर्मण्यता उनके कारणों पर निर्भर है। क. पारिवारिक ममता और निर्ममता। धीसू अपने परिवार का मुख्य व्यक्ति है। अपने परिवार के सदस्यों के प्रति उसके हृदय में ममत्व है। पुत्र वधू बुधिया के मुख से दिल हिला देने वाली आवाज़ें सुनकर धीसू पुत्र माधव से कहता है, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारे दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। इन शब्दों से ज्ञात होता है कि धीसू को अपनी पुत्र वधू के प्रति सहानुभूति है। माधव जब इस आदेश का पालन न करके मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती द्वारा अपनी कठोरता का प्रदर्शन करता है, तब उसके मुख से ये शब्द निकल जाते हैं, तू बड़ा बेदर्द है, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। इस प्रसंग में वह अपना उदाहरण देकर आगे कहता है, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं। इन उदाहरणों से कहा जा सकता है कि धीसू के हृदय में अपने परिजनों के प्रति स्नेह और ममत्व भरा था। माधव का हृदय निर्मम है। ख. वाक्पटुता। धीसू अत्यंत वाक्पटु है। वह अपने पुत्र माधव के सामने ठाकुर की बारात में मिले भोज का इतना रोचक वर्णन करता है कि माधव के मुंह में पानी आ जाता है। गांव का जमींदार धीसू और माधव की सूरत से नफरत करता था, फिर भी माधव की पत्नी के मृत्यु के बाद दोनों उसके पास कफन के लिए पैसे मांगने जाते हैं। जमींदार जब धीसू से रोने का कारण पूछता है तब वह जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहता है, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही। सरकार हम दोनों उसको सिराने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया। इस वाक्पटुता से धीसू जमींदार का दिल जीत लेता है और उनसे पैसे लेता है। इस प्रकार दोनों दिखावा करने में अत्यंत निपुण है। अ. व्यंग्य विद्यूप। धीसू और उसका पुत्र माधव सारी उम्र पापड़ बेलते हैं और खाने पहनने के तरस जाते हैं। माधव की पत्नी मरती है तो कहीं उनसे मन की साध पूरी होती है। वे कफन के पैसे लेकर खूब खाते पीते हैं। इस दृष्टि धीसू और माधव ने चरित्र के द्वारा कहानी लेखक ने समाज की शोषण नीति पर गहरी चोट की है। व्यंग्य विद्यूप को कथांतर में विदूषकत्व कहा गया है। इस कहानी के प्रारंभ से ही व्यंग्य विद्यूप का चित्र लेखक शुरू कर देते। माधव अपनी पत्नी की पीड़ा देखकर दयाद्र होने के बदले बेदर्द होकर कहता है, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती। बाद में हमें पता चलता है कि माधव इतना निर्मम क्यों हो गया। आगे वह अपने पिता से कहता है, मैं तो सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं घर में। यहाँ अभावग्रस्त जीवन पर व्यंग्य है। वही व्यंग्य आगे चलकर विनोद और विद्रूप से मिश्रित होकर दोनों के वार्तालाप में इस प्रकार व्यक्त होता है, तुमने एक 20 पूरियाँ खाई होगी, 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने न खाई होगी। इससे देखा जा सकता है कि दोनों भूखे हैं। बुधिया मेहनत मजदूरी करके दोनों का पेट भरती थी, परंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके कफन के लिए मिले पैसे दोनों खाने पीने में खर्च कर देते हैं। धीसू के कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा न मिला उसे मरने के बाद नया कफन चाहिए। इस वाक्य में कहानी का व्यंग्य विद्रूप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इस प्रकार